सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, सदैव स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज पुनः मैं राजेश शर्मा आपके सम्मुख उपस्थित हूं एक नया विषय लेकर के। बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा संधि। देखिए, 9वीं कक्षा में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो लगती है, तो व्यंजन संधि के केवल 2 ही भाग लगते हैं, जस्व और अनुस्वार, और विसर्ग संधि में केवल उत्व संधि। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में पहले आपने संधि का जो सामान्यतः जो आधारभूत जो आपको ज्ञान है वो शायद होगा, क्योंकि स्वर संधि आपने पढ़ी है। अब संधि किसे कहते हैं मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, केवल सामान्यतः आपको समझाना चाहूंगा कि संधि का मतलब होता है मेल। 2 वर्णों का जो मेल है वो संधि है। और व्यंजन जो है, व्यंजन संधि में ऐसे संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम जो पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, कहता है कि व्यंजन का व्यंजन से मेल वो व्यंजन संधि कहलाता है। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल जो है, यहां पर जो व्यंजन का आप ये देखोगे कि पूर्व पद और इसमें जस्व संधि सबसे पहले वाली आती है, जस्व संधि। इसमें क्योंकि हम सीधा मैं संधि पर आ जाता हूं कि व्यंजन संधि में जो आपके पाठ्यक्रम में लगती है मैं उसी पर बात करूंगा। तो जस्व संधि में कहता है कि जब भी हम कोई संधि करते हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान दें कि जब भी हम संधि करते हैं तो 2 बातें हमेशा ध्यान रखें। मैं अक्सर बताता हुआ आया हूं कि पूर्व पद और उत्तर पद, उसको ही जानने की कोशिश करनी है। पूर्व पद का हमेशा अंतिम वर्ण और उत्तर पद का हमेशा प्रथम वर्ण। तो जैसे हम बात करें, यहां पर करें जैसे वा प्लस ईशा, तो कहता है पूर्व पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक होना चाहिए, यानी हर वर्ग का पहला वर्ग, क च ट त प, 5 वर्ग होते हैं तो 5 वर्ग में पहला अक्षर होना चाहिए क च ट त प, इनमें से कोई एक होना चाहिए। व्यंजन संधि का जो जस्व संधि हम पढ़ रहे हैं, जस्व संधि में क्या कहता है कि पूर्व पद का संधि करते समय दोनों पदों का ध्यान रखना चाहिए। पूर्व पद का अंतिम वर्ण ये अंतिम, और पूर्व पद का उत्तर पद का प्रथम वर्ण। बस खास करके विशेष करके इन्हीं बातों पे दोनों पे में ध्यान देना है, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको संधि बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो कहता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक होना चाहिए, क च ट त प में से, क च ट त प में से कोई एक होना चाहिए, यानी हर वर्ग का पहला अक्षर। उत्तर पद में कहता है उत्तर पद मतलब दूसरा। तो पूर्व पद मतलब पहला, उत्तर पद मतलब दूसरा। तो कहता उत्तर पद में क्या होना चाहिए, कहता उत्तर पद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर कोई स्वर या फिर ह या व र, इनमें से कोई एक होना चाहिए। यानी इनमें से कोई भी आ गया। देखिए, किसी वर्ग का तीसरा क्या है, ग ज ड द भ, चौथा क्या है, घ झ ढ ध भ। देखिए प्यारे बच्चों कि व्यंजन संधि करते समय आपको जो है व्यंजन तो आपको याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं होंगे तो हम संधि को जो है स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहता है या फिर कोई स्वर, जितने भी अपने स्वर जो अपने संस्कृत में 13 स्वर होते हैं उनमें से कोई ह या व र, इनमें से अगर इनमें से कोई भी अक्षर आ जाता है, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो कहता है कि इनके जगह पर जो ये हमने किया, इनकी जगह पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। यानी क की जगह ग, च की जगह ज, ट की जगह ट ठ ड, और त की जगह द, और प की जगह ब हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो ये जो है कंडीशन हो जाएगा, यानी उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। अब जैसे क है, क की जगह क्या हो जाएगा, द प्लस ईशः, क्या बन जाएगा आगे, वागीशः। मां सरस्वती के लिए प्रयोग किया जाता है वागीशः शब्द। वागीशः, वाणी का स्वामी जो है, स्वामिनी जो सरस्वती के लिए बोलते हैं, तो वागीशः ऐसे शब्द बन जाए। तो इसलिए आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसी वर्ग का पहला अक्षर, जैसे हम कहें, जैसे हम इस पे लेके आए चित प्लस आनंद, चित प्लस आनंद। अब देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, तब उत्तर पद में क्या है, स्वर। अगर तय को क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा, क्या बन जाएगा, द, तो क्या बनेगा, चिदानंद।
बन गया नहीं बन गया? इस प्रकार से हम चलेंगे और इस प्रकार से हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे अब आ गया टे का उदाहरण देखें, षट प्लस आनन, षट प्लस आनन। अब क्या है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? ट, उत्तर पद में क्या आ गया? आ। अब इसको टे को क्या हो जाएगा? ड, क्या बन जाएगा? षडानन, षडानन यानी 6 मुख वाला, आने मतलब होता मुख। तो ये जो है हमारा ये रहेगा, यानी हमें क्या देखना है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक देखना है। उत्तर पद में क्या देखना है? इनमें से तीसरा, चौथा और ये देखना है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती है तो कै को गय हो जाएगा, चय को जय हो जाएगा, टे को डय हो जाएगा, तय को दय हो जाएगा, पै को बै हो जाएगा। उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, यानी क ख ग घ, तो तीसरा क्या बनेगा? ग। तो इस प्रकार से हमें इसको देखना है। अगर ये आपने समझ लिया तो फिर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पै का उदाहरण देखिए, सु प्लस अंतः, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण प, उत्तर पद में क्या आ गया? स्वर, स्वर जो स्वर है तो पै को क्या हो जाएगा? ब, क्या बन जाएगा? सुबंता। ये आपकी जस्ट समझ हो गई तैयार है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस यही नियम सीखना है आपको कि पूर्व पद में किसी वर्ग का पहला अक्षर, उत्तर पद में जब किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा, चौथा और स्वर और है या वर, ये पांचवा नहीं, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा। देखिए मैंने लिखा है तीसरा, चौथा कौन सा है, फिर उसके बाद में कोई भी स्वर या फिर है या वर, ये आपको शर्तें पूरी हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद जो है कै को ग, चय को ज, टे को द, ड, तय को द और पै को बै हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिए हैं, इनके उदाहरणों के माध्यम से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। और देखें आप, जैसे अच प्लस अंतः, अच प्लस अंतः क्या बनेगा? पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखो च, पहला है, ये च आ गया। उत्तर पद में क्या है? स्वर, तो क्या बनेगा? चय को जय, इसी वर्ग का अजंता बन गया, अजंता। यह आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये अगर आप समझ गए तो आपको संधि पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगी। ये उदाहरण मैंने जितने भी दे रखे हैं ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ये उदाहरण आपको अच्छे से अपनी कॉपी में करने हैं। ये 10 उदाहरण है। एक जगदीशः, दिक् प्लस अम्बरः, दिग्गजः, उत प्लस देश्यम, षट् प्लस एव, षड्वादने, सद्भावना, ऋग्वेदः, उत प्लस यमः। अगर ये आपको सारे अच्छे से आपको अपनी कॉपी में करने हैं नियमों के साथ, आपको जहां पर संधि युक्त शब्द है उसका संधि विच्छेद करना है, जो संधि विच्छेद है उसको संधि युक्त करना है। बस इसको आपको अच्छे से समझ करके करना है। अब व्यंजन संधि का दूसरा जो हमारे पाठ्यक्रम में लगता है वो अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि अभी आपने जस्ट संधि आपने अच्छे से सीख ली होगी, समझ ली होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई लगे कि कोई समझ में नहीं आया तो कृपया मेरे से व्यक्तिगत आप फोन पे आप व्यक्तिगत नंबर से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि में क्या है कि मैं को अनुस्वार हो जाता है। मैं को अनुस्वार आपने देखा होगा कि ऊपर जो है जब भी कोई ऐसे शब्द देखे होंगे, जैसे ये देखिए ऐसे ये अनुस्वार होता है। तो वही बात आ गई कि संधि करते समय दोनों पदों पर ध्यान दीजिए कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए? पूर्व पद में मैं होना चाहिए। उत्तर पद में कोई भी व्यंजन, बड़ी आसान सी संधि है, उत्तर पद में कोई भी व्यंजन हो तो आप जो है उसमें को अनुस्वार हो जाएगा। जैसे हम कहें पाठम पठति, पाठम पठति, जैसे ये हम पढ़ते हैं जो सामान्यतः हमारे उसमें आता है रामः पाठम पठति, रामः ग्रामं गच्छति। तो इस प्रकार से हम जो पढ़ते हैं तो पाठम पठति। अब जैसे वो आगे क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण म है, लेकिन उत्तर पद में क्या है? पै, पै क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन आ गया तो क्या होगा? मैं ऊपर चला जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा पाठम पठति। अगर इसी जगह ये होता कि पाठम अपठत, अगर पाठम अपठत होता, देखिए पाठम अपठत होता, मैंने केवल व्यंजन के लिए बोला है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? म, यही बात। और उत्तर पद में क्या है? स्वर है। तो अगर स्वर आ गया तो ये वैसे का वैसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैं अनुस्वार नहीं होगा। इसको आप साथ में कर सकते हो, पाठम अपठत, मैं इसे मिल जाएगा
मैं इससे मिल जाएगा, तो ऐसे कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, पाठम अपठम। ठीक है, तो इसलिए ये विशेष करके ध्यान दें कि जब अगर व्यंजन आ गया तो मैं को अनुस्वार हो जाएगा, और अगर कोई स्वर आ गया तो मैं को अनुस्वार नहीं होगा। तो इसलिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि मैं हो और उत्तर पद में कोई भी व्यंजन आ जाए, जैसे हम ये बात करें सम प्लस यम है, जैसे सम प्लस यम। अब सम प्लस यम है, पूर्व पद में मैं है, उत्तर पद में क्या आ गया, व्यंजन आ गया, तो क्या बनेगा, संयम, संयम बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए संवाद है, संवाद में क्या होगा, पूर्व पद में सम प्लस वाद, पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं है, आगे वह है, तो मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो ये बहुत आसान सी संधि है, इसको आपको बड़े अच्छे से समझना है, देखना है, और करने के बाद आपको ये जितने भी उदाहरण है, 1 2 3 4 5 उदाहरण है, 5 उदाहरणों को अपनी कॉपी में करना है। इसलिए इसका थोड़ा विशेष करके ध्यान दे करके आपको करना। बहुत आसान सी संधि है पूर्व पद में। आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है हमेशा संधि करते समय, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, उत्तर पद में क्या होना चाहिए। पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं होना चाहिए, उत्तर पद में कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन अगर आ जाता है तो मैं को अनुस्वार हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देते ही आपको जो है संधि बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएगी। अब जो है अब अभी हमने समझी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का केवल एक ही भाग लगता है, उत्व संधि। प्यारे बच्चों, अभी आपको अच्छे से समझना है, अपने व्यंजन संधि का जो जस्व संधि और अनुस्वार संधि आपने समझी, उसी प्रकार आपने उत्व संधि। बात वही है कि जब भी हम संधि का चैप्टर खोलेंगे तो दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। अब देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अ के आगे विसर्गे, अ और विसर्गे। उत्तर पद में अगर अ आ जाए, या हम ये कहीं कोई स्वर आ जाए, या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या फिर ह य व र ल ये आ जाए, तो अ को क्या हो जाएगा, अगर अ के बाद में अगर अ आ जाएगा तो ये अवग्रह और ओ हो जाएगा, और अगर इनमें से कोई आ जाए तो ये ओ हो जाएगा। आपको उदाहरण देकर के समझाऊंगा तब आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। ये संधि को मैंने दो भागों में बांट दिया कि अगर अ आ जाएगा तो क्या होगा, और अगर ये तीसरा चौथा पांचवा या फिर ह या व र ल आ जाए तो क्या होगा। मैंने इसलिए कहा है कि या तो कोई या अ हो या कोई स्वर, यहाँ पर आप स्वर कर सकते हो, लेकिन अ के ही उदाहरण ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने अ ही केवल लिया है। इसलिए देखिए जगह पूर्व पद का अंतिम वर्ण जैसे क प्लस अपि, देखिए क में क्या है, अ, क्योंकि अगर क की स्थिति तो ये है, क की स्थिति तो क्या है, क की स्थिति तो क ये है, हलंत है, लेकिन इसमें क्या मिला हुआ, क प्लस अ क्या बना, क आगे विसर्गे तो क्या बनाए, अह, इसमें क्या लगा हुआ है, अह, आगे अ है। अगर ये दोनों स्थिति अगर इस ढंग से है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह, क्या आगे विसर्गे है, और उत्तर पद में अह, अगर ये दोनों स्थिति अगर ऐसे आ जाए तो कहता है क को जो अह इसको क्या हो जाएगा, ओ, और जो ये अह इसको ए को खंडाकार अ, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह, इसको बोलते हैं अवग्रह, अवग्रह बोलते हैं इसको। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, अगर दो स्थिति में अगर ये है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ के आगे विसर्ग आ जाए और उत्तर पद में यदि अ आ जाता है तो विसर्गों को ओ हो जाएगा, और अ जो है इसको अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, तो क्या बनेगा, कोअपि। जैसे इसी प्रकार रामः अगच्छत्, अब देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ, ये स्थिति अ, आगे क्या है, अगच्छत्, आगे अगच्छत् तो क्या बनेगा, रामो अगच्छत्, रामो अगच्छत्, ए को जो है अवग्रह हो जाएगा। दो स्थितियां, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसी प्रकार शिवः प्लस अर्चयः, विसर्गों के आगे क्या है, अह, आगे अह, तो क्या बनेगा, शिवो अर्चयः। जो यहां पर आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ओ तो होगा ही होगा, लेकिन यदि अ आ जाए तो अ को अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, शिवो अर्चयः। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि ये आ जाए, उत्तर पद में यदि ये आ जाएगा तो विसर्गों को ओ हो जाएगा, यानी अह को ओ हो जाएगा, और अ जो है इसको क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। आपने बीच बीच में कहीं काफी बार देखा होगा, तो इसका मतलब उससे पहले ओ है तो विसर्गों को ओ हुआ है।
एक तो ये स्थिति है इस संधि की, उत्तर संधि की। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति कहता है कि अब ए को छोड़ दीजिए, अब आगे चलिए कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि ये हो, ये बिल्कुल एक जैसी है। इसमें जो शर्तें हैं वो शर्तें पहले वाली शर्तें बिल्कुल दोनों में एक जैसी हैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण इनमें ये होना चाहिए अगर ये है। उत्तर पद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और है या वर्ण ल अगर ये आ जाते हैं तो क्या होगा कि विसर्गों को केवल ओ हो जाएगा, केवल ओ हो जाएगा। यहां पर अवग्रह वाला तो केवल अ के लिए है और ये केवल ओ के लिए। अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण ये हो आ जाए और उत्तर पद में अगर अ आ जाएगा तो ये अवग्रह वाला हो जाएगा ओ, और अगर तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर ह या वर इनमें से कोई आ जाएगा तो विसर्गों को ओ हो जाएगा। जैसे अध प्लस लिखिए, देखिए यहां पर अह है या नहीं, ध में ए है, आगे क्या है लिखित, आगे क्या है लिखित, तो क्या बन जाएगा अधोलिखित, विसर्गों को ओ हो जाएगा अधोलिखित। आपने शब्द अक्सर सुना होगा नीचे लिखा हुआ, अधोलिखित बन जाएगा। इसी प्रकार मनः प्लस हरः तो विसर्गों क्या आ जाएगा अह, ये अह आगे है तो क्या बनेगा मनोहरः। मनः विकारः विसर्गों को क्या हो जाएगा ओ मनोविकारः, मन के विकार, मनोहर मन को हरने वाला। विसर्गों से पहले अह और आगे वह आ गया। यहां पर विसर्गों से पहले अब ये है कहां पर ले क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा है या फिर है या वर ल, ये है या वर ल का आ गया, इसलिए विसर्गों को ओ हो गया। अब आगे आ गया मनः प्लस हरः, अब विसर्गों से पहले आगे है कहां पर आ गया, ये आ गया। अब शर्तें पूरी है तो विसर्गों क्या हो जाएगा ओ। इसी प्रकार जो है मनः है आगे वह आ गया, वैसे वह जो आता है ये आ गया तो क्या बनेगा मनोविकारः। इसी प्रकार मनः प्लस बलः, मनः बलः मनोबलः, मनोबलः विसर्गों से पहले क्या है और उसके बाद क्या है ब कौन सा आता है तीसरा, चौथा, पांचवा, प फ ब, आपका जो है पवर्ग में ब तीसरा है तो क्या बनेगा मनोबलः। तो इसलिए आपको जैसे शिरः प्लस मणि, शिरः प्लस मणि विसर्गों से पहले आगे मैं है, मैं कौन सा है पांचवा है, प फ ब भ म, पांचवा अक्षर। कंडीशन हो गई पूरी, दोनों शर्तें पूरी है तो क्या बनेगा शिरोमणि, क्या बनेगा शिरोमणि। इसलिए इस चीज को ध्यान से रखना। दो स्थितियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि विसर्गों से पहले ये दोनों ही शर्तों में चलेगी। विसर्गों से पहले होना चाहिए, के आगे विसर्ग और उत्तर पद में यदि आ जाता है तो विसर्गों को ओ हो जाएगा और को आपको अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, इसको अवग्रह बोलते हैं। तो कोपी बन गया, जैसे रामः अगच्छत, रामो अगच्छत, शिवार्चय, शिवोर्चयः। और दूसरी शर्त यह है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो यही होना चाहिए और उत्तर पद में यदि तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर है या वर आ जाए तो केवल विसर्गों को ओ होगा, अवग्रह चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे अध प्लस लिखित अधोलिखित, मनः प्लस हरः मनोहरः। अब देखिए विसर्गों से पहले है, आगे है आ गया। ये शर्तें आप देखोगे, ये शर्तें सभी में अगर ये पूर्णतया उत्तर पद में होती है तभी विसर्गों को ओ होगा। मनः प्लस विकारः मनोविकारः, शिरः प्लस मणि शिरोमणि, मनः प्लस बलः मनोबलः। इसलिए प्यारे बच्चों आपने समझ लिया होगा। ये सारे उदाहरण आपको करने अपनी कॉपी में, तपोवनः, यशः प्लस दा, ये आपको कॉपी में करने उदाहरण। पहला उदाहरण तपोवनः, यशः प्लस दा, मनः प्लस ज, मनोयोगः, मनः प्लस रथः, मनोरमः, अध प्लस गति, पयोधि। जहां पर संधि युक्त शब्द है उनको संधि विच्छेद करना है और संधि विच्छेद है उनको संधि युक्त करना है नियम के अनुसार। आप ये नियम अगर लगाओगे तुरंत बनता हुआ चला जाएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और इनको करें। तो ये विसर्ग संधि थी प्यारे बच्चों। आज हमारा संधि का विषय यही समाप्त हो जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलता हूं एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए इति ओम।